हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लास में, हमारे क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हाँ जी, बहुत बेसब्री से आप लोगों का इंतजार था कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। अगर आप पढ़ लिए हैं तो भी इसको देखिएगा, नहीं पढ़े हैं तब तो देखना ही पड़ेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सबसे पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो लिखेंगे इट इज द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड विथ डेफिनिट कंपोजिशन boils at constant temperature and can't be separated by fractional distillation method। ये आपका एक डेफिनेशन हो गया जो आपको अगर पूछे तो बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो आप इसको पॉज करेंगे और पॉज करके नोट करेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, हम इसके एक एक वर्ड को आपके लिए जो है क्लियरफाई करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि इट इज द बाइनरी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कहा गया है कि बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड। जितना पॉइंट यहां पे हम नोट करते जाएंगे ना, आप इस पॉइंट को नोट करते जाइएगा। बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड। बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, और दोनों का दोनों क्या होगा? लिक्विड होगा। यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारा क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट कहा गया है कि डेफिनिट कंपोजिशन। अब जरा इसको समझिएगा, ये बात बहुत लोगों के दिमाग में नहीं उतर पाता है। डेफिनिट कंपोजिशन कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, उनका रेशियो, उनका परसेंटेज हमेशा फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं तो हमारे पास एक प्रूफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है और वो है आपका 95% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन। 95% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब 95% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि यहां पर जो इथेनॉल है वो आपका 95% है, और एक्वस जब कह दिए तो दूसरा कंपोनेंट वाटर है, वो आपका कितना हो जाएगा? 5%। तो जब हम इथेनॉल 95% मिलाएंगे और जब वाटर 5% मिलाते हैं तो आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। लेकिन किसी बंदा ने अब इसको 90% कर दिया और इसको 10% कर दिया, क्या अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा? तो अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा, क्योंकि इसी कंपोजिशन में जब आप मिलाएंगे तो बनेगा। कंपोजिशन आपने चेंज कर दिया, अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनने वाला नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि किसी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जो दो हमारे कंपोनेंट हैं, जो दो लिक्विड हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनका जो परसेंटेज है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चलिए ठीक है, इसको समझ गए होंगे, आप नोट कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहा गया है कि कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, जरा समझिएगा। क्योंकि जस्ट इसके पहले हम एक पॉइंट और लिखे थे, इस दोनों पॉइंट को लिखिएगा कि बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जरा समझिएगा,
सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ए और बी लिक्विड मिलकर, लिक्विड ए और लिक्विड बी मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो लिक्विड ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सपोज करो 50 डिग्री सेल्सियस है, और जो लिक्विड बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये दोनों लिक्विड मिले हुए हैं आपस में अच्छे से। हम चाह रहे हैं कि इस दोनों लिक्विड को सेपरेट किया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको हीट करेंगे। जैसे हम हीट करेंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर पहुंचा तो ए क्या होने लगेगा, बॉयल्स होने लगेगा। ए क्या होने लगेगा, बॉयल्स होने लगेगा। और अगर हम लगातार कांस्टेंट यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखें तो सारा का सारा ए यहां से वेपर बनकर निकल जाएगा, और फिर इस वेपर को हम किसी दूसरे बर्तन में क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो सारा का सारा ए यहां से निकल जाएगा और बी बचा हुआ रहेगा, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ ए यहां से वेपर बनकर निकलेगा, बी तो वेपर बनकर निकलेगा नहीं। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर हो गया ये बात। लेकिन यदि दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट सपोज कीजिए 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ए और बी दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट अगर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और तब हम इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉयल करें तो क्या होगा बच्चों, ए भी वेपर बनकर निकलेगा, बी भी वेपर बनकर निकलेगा, एक साथ कि अलग अलग निकलेगा, एक साथ निकलेगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम। तो क्या इस दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम। तो दोनों एक साथ वेपर बनकर निकलेगा। तो फिर आप यहाँ कलेक्ट करेंगे तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, तो पहले भी साथ था और अभी भी साथ है, यानी कि सेपरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाया गया है कि बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जो दोनों लिक्विड है उस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है। और यदि दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज नहीं कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कब होगा सेपरेट करने के लिए, जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तभी जाकर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए एक और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वीपी का मतलब आप क्या पढ़ोगे, वेपर फेज। इसका मतलब क्या होगा, तो मान लो कि ए और बी दो लिक्विड हैं सॉल्यूशन में, और ये दोनों मिलकर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। बात समझ रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, लिक्विड फेज और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दोनों का इक्वल नहीं हुआ, तो ये आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो लिक्विड है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में, उस लिक्विड का लिक्विड फेज में और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आप इसको नोट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप सभी को एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लास्ट हम आपको सिर्फ 1 मिनट और समय लेंगे और फिर से दोबारा सभी चीजों को समझाने का कोशिश कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन में दो लिक्विड है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। अब ये दोनों लिक्विड मिलकर एक सॉल्यूशन जो बना है, ये सॉल्यूशन हम चाह रहे हैं कि एजियोट्रॉपिक हो। तो एजियोट्रॉपिक होने के लिए पहला कि जो ए और बी है इस दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ये दोनों जो होंगे मिक्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर। दूसरा कंडीशन कि ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थर्ड कंडीशन कि अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम है तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वही लिक्विड सेपरेट होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, डिफरेंट हो। और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट एक और बताया गया
कि लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा ए का वही मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में, और ठीक उसी तरह से जो लिक्विड फेज में बी का मोल फ्रैक्शन होगा वही मोल फ्रैक्शन होगा उसके वेपर फेज में। चलिए, तो ये तो हो गए आपके लिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डिफिनेशन और जो उसमें टर्म यूज किए गए हैं उससे रिलेटेड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारे लिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ये दो तरह का होगा। एक होगा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह के होंगे। फर्स्ट होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा होगा हमारे लिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आप इस दोनों को नोट कर लेंगे, दो तरह के होंगे, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे वो क्या शो करेंगे, तो सोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और अगर कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट से पॉजिटिव या निगेटिव शो करता है तो उससे क्या कहते हैं, आइडियल या नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जो भी हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं वो आइडियल नहीं, क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर हमसे कहा जाए कि किस तरह का सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, आइडियल की नॉन आइडियल, तो मेरा जवाब है नॉन आइडियल। ठीक है, अब नॉन आइडियल दो तरह का है, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्स लॉ से वो बना सकता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, और जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा राउल्स लॉ से वो क्या बना सकता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। चलिए ठीक है, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सभी वैसे सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक होंगे वो आपके पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे राउल्स लॉ से, लेकिन सभी पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से शो करने वाले सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बात समझ रहे हो? क्योंकि एजियोट्रॉपिक बनाने के लिए बहुत सारा कंडीशन है। उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसका लिक्विड फेज और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सारा कंडीशन जब फुलफिल करेगा पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ, तब हम उसे कहेंगे क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जितने भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक हैं वो सोच करेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ से, लेकिन सभी पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक नहीं होंगे। चलिए, क्लियर हो गया बात, आप इसको नोट कर लेंगे। चलो बच्चों, बोर्ड पे आपके सामने कुछ लिखा गया है, अभी आपको नोट नहीं करना है, पहले हम आपको समझाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कंजेस्टेड टाइप का हो जाता है, इसलिए पहले हमको ग्राफ आपको बनाना पड़ा, ठीक है, नहीं तो साथ में एट ए टाइम जब बनाते हैं तो बड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। चलिए ठीक है, हमसे कहा गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बात सही है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या है, बहुत कम है, यानी वो बहुत कम वेपर बना रहा है। ठीक इसके उल्टा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो चीज है, एक वाटर है और दूसरा मान लेते हैं नमक है। दोनों में से पहले कौन वेपर बनाएगा, वाटर बनाएगा। वाटर को थोड़ा सा हीट करेगा तो वेपर बनाएगा, और जो नमक है उसको बहुत ज्यादा जब हीट करेगा तो पहले वो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड के और बाद हीट करेगा तो जाकर वो वेपर बनाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा उसका वेपर बहुत ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर कम होगा, मतलब दोनों में क्या रिलेशन है, उल्टा। अब हम यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो सिखा रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक का। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक क्या होता है बच्चों, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से, और पॉजिटिव डेविएशन अगर राउल्स लॉ से शो करता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कैलकुलेटेड से क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आपको याद आ जाए तो राउल्स लॉ में जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता था वहां पर क्या कहा गया था
कि जो मेरा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। और वेपर प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम एक एग्जांपल लिए हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी का, और एग्जांपल है 95% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि 95% इथेनॉल है और 5% क्या है, वाटर है। इसका मतलब हुआ, और अगर ये मिनिमम बॉइलिंग है तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से। अब तुम्हें याद है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हम मोल फ्रैक्शन इथेनॉल लिए हैं प्योर 1, तो वाटर क्या हो जाएगा 0। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो ये घटते घटते 0 और वाटर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 1। और अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करता था तो याद है ये तो लाइन जो होता था आइडियल का होता था, ये लाइन आइडियल का, और पॉजिटिव के लिए जस्ट इसके ऊपर कर्व जाता था, निगेटिव के लिए जस्ट इसके नीचे से जाता था। तो ये पॉजिटिव शो कर रहा है। अब देखो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो होगा सिर्फ आपका मोल फ्रैक्शन है इथेनॉल का, यानी कि यहाँ पर इथेनॉल 100% है और वाटर क्या है 0%। अब जैसे इधर बढ़ रहे हैं इथेनॉल घट रहा है, वाटर बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा जब हम आगे बढ़े तो इथेनॉल 5% घट गया तो वाटर 5% बढ़ गया। तो यहाँ पे इथेनॉल हो गया 95% और वाटर आपका कितना हो गया 5%। अब इस पॉइंट पर हम देखें कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। यानी कि इस पॉइंट पर ये जो सॉल्यूशन है इससे ज्यादा किसी का वेपर प्रेशर नहीं हो रहा, ना वाटर का ही हो रहा ना इथेनॉल का ही हो रहा। तो इस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। और जरा सोचो कि जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो सेम कर्व है पॉजिटिव के लिए ही, लेकिन यहाँ पर वेपर प्रेशर की जगह हमने क्या लगा दिया, टेम्परेचर। तो जहां पर जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है इस पॉइंट पे पूछा जाए टेम्परेचर क्या होगा, तो मिनिमम होगा। इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, तो नहीं टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है क्योंकि वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। जब 95% इथेनॉल है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, तो ठीक जब 95% इथेनॉल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो 95% यहाँ पे इस पॉइंट पे 95% क्या है, इथेनॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे जो होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। चलो क्लियर हो गया होगा, अब पॉज करके नोट कर लो। चलिए आपके सामने हमने एक सेकंड ग्राफ जो होगा प्लॉट किया है, लेकिन आप ग्राफ को नोट करने से पहले आइए आपको समझाते हैं। हमने इस बार जो कहा है वो ग्राफ लिया है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, और अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक है बच्चों तो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्योंकि अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक है तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक है तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर हो गया। इसके पहले जो एग्जांपल आपने लिया था वो लिया था 95% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, और इस बार जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया है आपका 68% नाइट्रिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि ये जो कंपोजिशन है नाइट्रिक एसिड का वाटर के साथ वो आपका शो करता है क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, यानी कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को कि जहां पे वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। ठीक है, दोनों में उल्टा रिलेशन हमेशा होता है। अब चलिए, हमने आपको कहा था कि ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ये किसके लिए है, आइडियल के लिए। अब इस कर्व के ऊपर अगर आप शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और इस कर्व के नीचे जब शिफ्ट करते हैं तो निगेटिव डेविएशन शो करता है वेपर प्रेशर के केस में। तो फिलहाल जो होगा इधर जो होगा आप ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ये तो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो आइडियल से कहां आएगा, नीचे आएगा। चलिए एक बात क्लियर हुआ। अब ये बात तो समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्योर क्या है, HNO3 है और वाटर क्या है 0। जैसे हम इधर बढ़ने लगे HNO3 घटने लगेगा, वाटर बढ़ने लगेगा, तो हम 100 से घटते घटते कहां पे पहुंचा, 68% पर। और जहां पे आपका HNO3 68% हुआ और वाटर 32% हुआ, उस पॉइंट पे जो उसका वेपर प्रेशर है वो उसका क्या होगा, मिनिमम वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा। और वेपर प्रेशर अगर मिनिमम होगा तो ठीक उस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ठीक यहाँ पे जब 68% आपका HNO3 था उस समय जो उसका वेपर प्रेशर था उसके अकॉर्डिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे लिख लो ये आपका HNO3 या यहाँ पे आपका वाटर, यानी कि वाटर और HNO3 दोनों से ही सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि वाटर और HNO3 से
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। चलो क्लियर हो गया, नोट कर लो पॉज करके। चलो आई होप आप नोट कर चुके हैं। तो फाइनली हम इस ग्राफ में आपको ये दिखाने का कोशिश किए हैं, इसके पहले वाले और इस केस में, कि जहां पे जिस पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है बच्चों, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, और ठीक जहां पे वेपर प्रेशर मिनिमम है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। जैसे ठीक इसके पहले वाला केस में जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम था, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था, सॉल्यूशन क्या कर रहा था, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था। तो सॉल्यूशन, इसके पहले वाला केस में ध्यान से सुना मेरी बात को बहुत गौर से, इसके पहले वाले केस में जो आपका सॉल्यूशन था वो इथेनॉल और वाटर दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा वेपर प्रेशर शो कर रहा था। इसका मतलब था कि इथेनॉल और वाटर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो इसके पहले वाले ग्राफ में हम दिखा चुके हैं। इस ग्राफ में क्या दिखा रहा है ये, तो इस ग्राफ में ये दिखा रहा है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो दोनों के वेपर प्रेशर से कम है। किसके, HNO3 और वाटर। क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये किसके लिए है, HNO3 के लिए, जबकि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो किसके लिए, वाटर के लिए है। जबकि ये जो डिस्टेंस है, ये देख रहे हो ना, ये जो डिस्टेंस है सिर्फ इतना, ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन जो होगा सिर्फ इतना ही शो कर रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना छोटा सा है। ठीक है, जबकि एक जो HNO3 है उसका इतना बड़ा है, जबकि वाटर का इतना बड़ा है। तो इस दोनों के कंपेरिजन में ये वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है। यानी कि इस दोनों के वेपर प्रेशर के तुलना में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या है, कम। और अगर इस दोनों के तुलना में इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों के तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और देख लो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किसके लिए है, तो ये मान लो HNO3 के लिए, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके लिए है, वाटर के लिए। लेकिन यहां से देखो इससे और इससे, इस दोनों से ये थोड़ा सा लाइन क्या है, बड़ा है, देख रहे हो ना, ये लाइन थोड़ा सा और जो होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, ये लाइन जो होगा इससे भी थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें हम यही दिखाए हैं कि जहां पे वेपर प्रेशर मिनिमम होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, एंड वाइस वर्सा। चलो ठीक है।